दोस्तों सादर नमस्कार। वर्ष 2023 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम उपस्थित हैं विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब रायपुर पे। यहाँ पर हम विचरण करते हुए नए साल की कुछ खट्टी मीठी यादें जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जुड़ी हुई है उस पर एक चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए मेरे साथ है मेरे मित्र, मेरे भाई श्री अमित चंदूलाल चंदाकर जी। अमित चंदूलाल चंदाकर जी के साथ हम यहाँ कुछ वॉकिंग करते हुए राजनीतिक सियासत और राजनीतिक क्षेत्र में, सियासत के क्षेत्र में हम कुछ चर्चा करेंगे। अमित भाई जी, आप विगत 10-12 सालों से दिल्ली की सियासत पर है और वहाँ पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति होता है उसका अनुभव किए हो। क्योंकि अभी आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से सक्रिय रूप से दिख रहे हैं। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में आम जनता कहा जाए, एक किसान, एक मजदूर, व्यापारी और आम लोग, उनकी नज़रिए से ये विधानसभा का चुनाव कैसा रहेगा, इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को जो इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे होंगे उन्हें मैं नव वर्ष की बधाई देता हूँ। हम 2022 से 2023 में आ चुके हैं और इस वक्त हम रायपुर के मध्य में विवेकानंद सरोवर है वहाँ पर हैं। ये अपने आप में हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि हम वहाँ पर विवेकानंद जी के सरोवर में हैं। आपने जैसे मुझे प्रश्न किया कि इस साल चुनावी वर्ष है विधानसभा का, छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, ऐसा मेरा मानना है। कारण है कि जब हम पिछले बार चुनाव में थे 2018 में, उसमें कांग्रेस 15 साल से सत्ता से बाहर थी, इसलिए सारे कार्यकर्ताओं की एकजुटता उसकी जीत की बहुत बड़ा कारण थी। कोई आपस में गुटबाजी भी उस चुनाव में मुझे देखने नहीं मिला। हर कार्यकर्ता कांग्रेस का सब यही था कि इस बार हमको अपनी सत्ता लानी। और 15 साल से लगातार भाजपा का शासन होने से भाजपा के जो कार्यकर्ता में एक थकान सा आना चालू हो गया था और ऐसा लोगों को महसूस भी हो रहा था कि आखिरी के जो 5 साल डॉक्टर रमन सिंह के हैं वो प्रशासन द्वारा चलाया गया, भाजपा संगठन द्वारा कहीं भी सरकार नहीं चलाया गया। अब सेम वैसे ही परिस्थिति 5 साल में यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ में फिर से बन गई है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की सत्ता है पिछले 5 साल से। और ये बहुत दिलचस्प है कि इस बार भी कार्यकर्ता में जो उम्मीद थी, ऐसे जब मिलता हूँ तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो उम्मीद बहुत कम दिखती है मेरे को, क्योंकि हो सकता है बहुत से नाराजगी भी हो सकती है, ये हर स्वाभाविक सी बात है। इस साल 2023 के जो आखिरी में चुनाव है नवंबर-दिसंबर में, क्योंकि इस बार कांग्रेस का भी एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। सरकार रहती है, एंटी इनकम्बेंसी बनती है, इसमें कोई भी शक नहीं है और कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस इस सत्ता जो 5 साल रही है, भूपेश बघेल की जो सरकार रही है, इसमें किसानों के लिए उन्होंने शानदार रहा, उनके शानदार काम किया, मजदूरों के लिए किया। जो मतलब हमें कहना चाहिए जो किसान है, जो गाँव के लोग हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से वो मतलब आत्म सम्मान से वो जी रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भरता खत्म हो चुकी है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर की जो राशि है न्याय योजना का, वो उन्हें बहुत शानदार मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे, कल ही मैं शाम को रायपुर में था, मैं कहीं घूम रहा था, तो बातों बातों में मैंने कुछ ठेले वालों से, रेडी वालों से मैं बात कर रहा था, उनमें कुछ नाराजगी जरूर दिख रही है। उसमें नाराजगी थी कि सारा काम गाँव के लिए हो रहा है, किसानों के लिए हो रहा है, शहर में जो गरीब है उनके लिए कुछ है नहीं। अब वो सरकार ज़्यादा अच्छा बताएगी क्या कर रही है और क्यों नहीं मिल पा रहा है, या जो मिल रहा है लेने वाला ले क्यों नहीं पाया। मतलब कुछ नाराजगियाँ शहर में दिख रही है। आप अभी 1 साल से, जैसा कि हम देख रहे हैं, 1 साल से आप सक्रिय हैं और निरंतर रूप से किसान वर्गों से, खेती और मजदूर वर्गों से, व्यापारी वर्गों से आप संपर्क में हैं। यहाँ तक कि आम जनता से भी जो इस प्रकार तीनों क्षेत्र में नहीं है उनसे भी आप संपर्क में हैं। उन लोगों की सब बातों, जैसे उनसे बात होता है आपका, तो 4, 5, 6 बात होता है, तो चारों में से एक दो नज़रिया ऐसा कौन सा है जो आप
आने वाले शासन को, प्रशासन को, जो भी पार्टी संगठन हो जो राज करेंगे, उनको जनता की तरफ से उनको बताना चाहिए? देखिए, जो किसान है वो तो बहुत खुश है, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। किसान अब ऐसा है कि जितना मिलता है लोगों को कुछ कम लगता है कि और कुछ और क्यों नहीं मिल जाता। जैसे किसानों का, कुछ किसानों का कहना है कि भाई हमारा सिर्फ 15 कुंटल के आसपास ही खरीदी होती है, हमारे पैदावार तो 24-25 कुंटल का है एकड़ में धान का, लेकिन 15 ही कुंटल खरीदार है, और जो मतलब 15 कुंटल का ही हमको जो 26-27 रुपये मिल रहा है, 26 रुपये कुछ रुपये जो मिलते हैं, जो बाकी का तो हमें फिर बाहर में ही बेचना पड़ता है, जो कि बहुत 1400-1500 रुपये क्विंटल में बेचना है। तो ऑन एन एवरेज अगर किसान निकालता है तो 1800-1900 रुपये ही क्विंटल का उसे अपने फसल का मिल रहा है। तो कुछ किसानों का मतलब, बहुत किसानों का ये मानना है कि सरकार को जो 15 कुंटल है, 14 कुंटल 80 किलो, उसको बढ़ाकर 20 कुंटल या 20 कुंटल प्लस में कुछ किया जाए। उनसे वो उनकी आने वाले अब चुनाव के पहले उनका एक डिमांड रहेगा। मुझे लगता है सरकार इसमें भी ध्यान भी दे रही है। ये किसान की बात हो गई। मजदूरों की दृष्टि से आप क्या एक सुझाव दे सकते हैं शासन को? मजदूरों की दृष्टि से ये है कि मजदूरों को, हालांकि गांव के जो मजदूर हैं जहां पर दिखता है वो तो काफ़ी खुश है। उनको जो, हाँ, कुछ नाराजगियाँ दिख रही है मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई लोग मकान बना लिए हैं तो मकान की चाबी उनको नहीं मिल पा रही है। कई लोग का मकान आधा अधूरा पड़ा है, क्योंकि शायद इनमें कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कुछ पैसों के लेके कुछ गड़बड़ियाँ हैं, ऊपर नीचे है, जिसके कारण जो गरीब है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा है। ये उनमें कुछ नाराजगियाँ हैं, वो इस शहर में भी दिख रही है। और शहर के मजदूर जो लोकल लोग हैं, लोकल जो रेडी लगाते हैं, लोकल मजदूर हैं, उनमें नाराज, क्योंकि सरकार की बहुत सी योजना उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो किसान तो है नहीं, उनके पास तो कुछ है नहीं। उनको तो जो जनता में डायरेक्ट जो कुछ बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सरकार के लिए। उनको आप देखे हो, समझे हो, जैसे स्कीम कोई लॉन्च करना चाहें ऐसे लोगों को, जैसे आप बता रहे हैं जो ठेला ठबी लगाते हैं, तो ऐसा कौन सा स्कीम लॉन्च कर सकते हैं जो आप शासन को सुझाव देना चाहें? उस स्कीम में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ होना चाहिए? एक स्कीम नहीं, जो जैसे जो ठेला लगाते हैं, सबसे मैं समझता हूँ कि जो ठेला लगाते हैं इनको पुलिस वाले, प्रशासन वाले बहुत परेशान करते हैं कि रोड में लगी है। तो शासन से मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सी प्रदेश, इस शहर में और बॉर्डर के शहर में बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पर सरकार उनको एक टेम्परेरी टाइप ठेला शॉप बना के दे, ताकि वो सम्मानपूर्वक उस दुकान भी चला सके और लोगों को, जो आम जनता है, उनको दिक्कतें भी ना हो आने जाने में समस्या, ताकि किसी को कुछ लेना है, देना है, तो एक सम्मान के रूप में उस दुकान में जा सके और ले सके। और लगता है कि उनसे भले शासन एक न्यूनतम उनका फीस तय कर दिया हर दुकान का, मैं समझता हूँ। हाँ, उनको एक सम्मानपूर्वक जगह दे दिया जाए ताकि वो सम्मानपूर्वक काम कर सके। यहाँ पर रेडी लगाने से क्या होता है, पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, आम जनता को भी गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, बहुत सी दिक्कतें हैं। अब तीसरा हम पहुँचते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से पिछले 5 साल का आपका अनुभव क्या है? क्योंकि आप भी व्यापारिक दोस्तों से आप जुड़े हुए हैं, तो उनकी दृष्टि से आप कैसे देखते हो कि आने वाला शासन उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि इस बार जो छत्तीसगढ़ सरकार 2018 में जो शपथ ली है कांग्रेस की जो सरकार है, उसके बाद 2020 से 2022 तक तो पूरा कोविड ने लगभग 2-2.5 साल को कोविड ने प्रभावित किया, जिसके कारण व्यापारी हो, आम जन हो, सब ने उसका जो बुरे दिन है सभी ने देखा है। और व्यापारियों के लिए नो डाउट इस सरकार ने बहुत कुछ किया है, जैसे टैक्सेस में कुछ रिलैक्सेशन दिया है, उनको सम्मानपूर्वक किसी को मुद्रा लोन भी देने की कोशिश किए हैं कई लोगों को, और कई लोगों को अभी जैसे बहुत लोगों ने जीएसटी का डिमांड किया है, जीएसटी में कुछ रियायत मिले। तो मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार कुछ ध्यान देगी, लेकिन देना भी पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको चुनाव वर्ष भी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे स्कीम जो बनी है वो गाँव साइड चले गई है, शहर के लिए कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं दिखती, ऐसा मेरे को लगता है। और एक बहुत कार्मिक वर्ग के भी लोग हमारे स्टेट पर हैं, जिसे कर्मचारी के रूप में हम लोग कहते हैं, शासकीय कर्मचारी भी हो गया, और कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी कर्मचारी के तौर पर रहते हैं। उनके बेहतरी के लिए उनसे भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी हम घूम रहे थे तो एक अनुकंपा नियुक्ति का कुछ मांग लेकर कुछ बहनें यहाँ थी, तो आपने उनके विचार को जाना, समझा, उनको दिलासा दिया और उनको एक मार्ग प्रशस्त किया।
और ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, उसमें आपकी गतिविधियाँ रहती है, आप कहीं ना कहीं पर उनको एक चर्चा करके सही मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कर्मचारियों के लिए ऐसा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट के लिए आपका क्या एक सुझाव है? मैं समझता हूँ जो सरकारी कर्मचारी हैं, पहले तो क्योंकि सरकार सबसे पहले लायबिलिटी तो सरकारी कर्मचारी की तरफ रहेगी। जो सरकारी कर्मचारी के लिए अभी जो सरकार ने OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो छत्तीसगढ़ ने जारी कर दिया है, मतलब हालांकि केंद्र सरकार इसके ज़बरदस्त विरोध में थी और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है OPS सिस्टम यहाँ लागू तो कर दिया है। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ कितना कारगर रहेगा, क्योंकि भारत सरकार जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम का जो पैसा है, उसके तहत शायद वो पैसा देने के लिए मना कर दिया कि राज्य सरकार को नहीं दे सकते, वो सीधा कर्मचारी को ही मिलेगा। ऐसा मैं आज पढ़ रहा था, अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है उस मैटर में। ओल्ड पेंशन स्कीम हालांकि स्कीम बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक कि वो हर राज्य सरकार के लिए है तो बहुत तकलीफ दे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम से आर्थिक प्रेशर इतना पड़ेगा राज्य सरकार के कोष पे कि उसको संभालना बहुत मुश्किल रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो कोई भी जो स्कीम है, मतलब पेंशन स्कीम, उसका एक नया तरीके से लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर पुराने पेंशन पे ही अगर बहुत ज़्यादा फोकस या सारे दबाव को झेलेगी तो आने वाले युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि सरकार के पास जो कौशल लिमिटेड है और उससे पुराने को भी पूरा पैसे दिया जाएगा उसके बाद फिर नए के लिए भी तनख्वाह निकाला जाए तो बहुत मुश्किल है। तो अगर हम ये कोई बहुत लोग डिमांड करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम दे दिया जाए, मान के चलिए कि भविष्य के जो युवा है उनके रोजगार से आप कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे आप उसको, है ना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक सरकारी संस्था है और बहुत बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में, दुनिया भर, उनसे एक सरकार को तालमेल करना चाहिए कि हमको ऐसा व्यवस्था लाया जाए जो कर्मचारियों को दिक्कत भी ना हो, उनसे एक अंश कट के उनको एक बहुत बड़ी राशि बाद में दिया जा सके, ताकि वो पैसा कहीं कहीं से हर महीने उनको मिला जा सके, और ताकि भविष्य आने वाले युवाओं को रोजगार में उस पेंशन के कारण कोई दिक्कत ना आ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें चर्चा की बहुत आवश्यकता है, कन्फ्यूज़न है। अब हमारे पास एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और संवेदनशील एक चीज़ बोल सकते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उससे पहले हम कोई ज्ञान और शिक्षा लेते हैं, और ये ज्ञान और शिक्षा को हम जिस स्तर पर प्राप्त करते हैं, जिनके अच्छे तरीके से प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में बच्चों की शिक्षा, जो शिक्षा स्कूल है, शिक्षण संस्थान है, उनको बेहतर बनाने के लिए और उनको अभी वर्तमान स्थिति है उनको कैसा रन कर रहा है और कैसा बेहतर हो सकता है, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, मैंने स्कूल पे बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैंने बताया भी था, मतलब बताया तो नहीं था, ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन उनको मैंने भेजा था प्रोजेक्ट बना के। बहुत अच्छा स्कीम था। अभी जैसे आत्मानंद जो स्कीम है वो भी उसी से जुड़ता हुआ स्कीम है। आत्मानंद की बहुत अच्छी स्कीम है कि एक अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को, गांव के बच्चों को, शहर के गरीब बच्चों को, जो प्राइवेट के जो स्कूल के जो स्टैंडर्ड है उनको क्वालिटी, उस स्टैंडर्ड पे उनको शिक्षा मिल सके। मेरा एक सुझाव था कि सरकार को कि बहुत से थे कि हमारे पास बहुत से, जैसे भिलाई है हमारा बाजू में, बहुत बड़ी सिटी है भिलाई, वहाँ पर करीब 20-25 स्कूल BSP की है, भिलाई स्ट्रीट प्लान, वो खाली पड़े क्योंकि BSP स्कूल अब चलाना बंद कर दी है। वैसे स्कूलों को हम उपयोग किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ सरकार उसको ले सकती है, प्राइवेट NGO जो है ना, गैर सरकारी संस्था, उनको दिया जा सकता है, उनको नॉमिनल फीस, मतलब आज की डेट में शिक्षक ऐसी इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि जो सक्षम आदमी है वो तो खैर अपने बच्चों को जैसे पढ़ा रहा है, लेकिन जो असक्षम है वो कर्ज करके अपने ज़मीन बेचकर वो बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत सी संस्थाएं जो खाली पड़ी हैं, बहुत सी जगह जो खाली पड़ी स्कूल, वो सरकार उनको आत्मानंद की तरह तो स्कूल को मतलब NGOs को देते, खुद ना चलाए, और उसका एक लिमिटेशन वाला फीस 500, 1000, 1200 का फीस तय कर दिया जाए, लेकिन उसमें ये तय कर दिया जाए जिसको भी दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूलों की तरह होनी चाहिए, ताकि कोई को फ्री में भी, सरकार के ऊपर फ्री का भी दबाव ना आए कि मेरा खर्चा कौन उठाएगा। और जो आज जो निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स लोग 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये महीने का जो फीस दे रहे हैं, उनसे भी उनको बचाव मिल सके कि 1000-1200 में उनको बहुत अच्छा स्कूल मिल सके। ऐसा मेरा सुझाव था सरकार को। हालांकि उस सुझाव को सरकार ने पढ़ा नहीं पढ़ा आज तक मुझे तो कोई खबर नहीं लगी, लेकिन मेरा सुझाव था कि बहुत महत्वपूर्ण है, जब सरकार बनी उसी समय मैंने ये सुझाव दिया। बहुत बढ़िया अमित जी, आपने जो शिक्षा ली है विदेश पे जाकर, और एक
चंदूलाल चंदाकर जी, जो माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, हमारे बाबूजी रहे हैं, जिनकी आज जन्म तिथि है, उनके लिए मैं हमारे ग्रुप की ओर से आपको मैं बधाई देता हूं। और उनके मार्गदर्शन में आपने इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई की है और वहां से जो उच्च शिक्षा को लेकर यहाँ पर आए हैं और आपकी जो दृष्टि रहती है, और हम देखते हैं कि आप निरंतर इस शिक्षा के विषय पर बेहद गंभीर रहते हैं और अपने स्तर पर कुछ न कुछ करते हैं। और शासन को भी, हमको यकीन है कि शासन को भी आप सही प्रस्ताव भेजे होंगे और देर सवेर शासन जरूर उस पर विचार करेगा। अब हमारा व्यापारी वर्ग, किसान मजदूर वर्ग और बच्चे वर्ग कवर हुए। इसके बाद जो वर्ग बचते हैं, जैसे वृद्ध हो गया और जो काम नहीं कर रहे हैं, घर में हो, और एक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने वाले, ये सब श्रेणी से हटकर जो श्रेणी में आएंगे, उनके लिए गवर्नमेंट का क्या नज़रिया हो सकता है और क्या बेहतरी के लिए आपका नज़रिया क्या हो सकता है? देखिए, इस पे मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि बहुत से लोग हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बड़े बड़े विभाग में रहे हैं, बड़े बड़े जगह संस्था में रहे, बहुत अनुभव है। मतलब अनुभव तो उम्र का अनुभव के साथ साथ उनको अपना कार्य अनुभव है, इंटेलेक्चुअल्स जिसको हम मानते हैं, वो हमारे एक्चुअली एसेट्स हैं। सरकार चाहिए कि इनको एज अ वॉलंटियर जरूर यूज़ करें, उपयोग करें, क्योंकि ये भी जो लोग हैं, ये भी अपने घर में अकेले हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो इनको भी लगता है कि अब हमारा तो कोई उपयोग हो रहा है, कुछ है नहीं, वो भी अपने घर में बोर हो जा रहे हैं। तो ऐसा मेरा रहेगा सरकार का सुझाव कि ऐसे वॉलंटियर्स बना के, ऐसे कई युवा भी हैं जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, जो वॉलंटियर, उनको भी सरकार ला सकती है, उनको एक मिनिमम पैसे पे ला सकते हैं। और जो बुजुर्ग है, सीनियर है, जो ऑलरेडी पेंशन कहीं मिल रहा है, पैसा, वो जो पैसे से पूर्ण, उनको सरकार के किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। सरकार उनके अनुभव को से उपयोग कर सकती है इस प्रदेश को चलाने के लिए, अच्छी अच्छी योजनाओं के लिए। तो ऐसे बुजुर्गों को एज ए वॉलंटियर उन्हें शामिल करके सरकार अपने टीम में बुलाए और उनसे हर हफ्ते, हर 15 दिन में उनसे मीटिंग करके आगे क्या योजना के लिए क्या सुझाव है, उनसे जरूर लिया जाए, क्योंकि उनका अनुभव बहुत काम का है। ऐसे बड़े बड़े विभाग के अधिकारी खाली है। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है। तो दोस्तों, आपने देखा श्री अमित चंदूलाल चंदाकर जी द्वारा शासन कोई भी हो, प्रशासन कोई भी हो, कोई भी संगठन कोई भी स्टेट को चलाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ के लोग जो वहाँ निवासरत हैं, व्यापारी, किसान, मजदूर, बच्चे और अन्य लोग, उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छी जीवन की गुणवत्ता के लिए कुछ छोटे विचार, कुछ सुझाव जो शासन को करना चाहिए, वो अमित भाई जी द्वारा बड़े विस्तार पूर्वक यहाँ बताया गया। मैं अमित भाई जी को नववर्ष की बधाई देते हुए बधाई देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म में आप अपने विचार यहाँ पर साझा किए, जिसे यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता भी देखेगी और मुझे विश्वास है इस शासन के लोग भी ये चीज़ को देखेंगे और इसमें से कोई भी बेहतर को बेहतरीन करने हेतु अपने शासन में, स्कीम में अपनी जगह देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।